निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ये व्यंजक है 3/4 प्लस 0.25। तो ये लीजिए 3/4 प्लस 0.25। देखिए मैं ये पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टे में क्या जाएगा 100। क्यों आया? क्योंकि पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने बट्टे में 100 लगा, 0 लगा देते हैं एक लिख करके। ठीक है। अब देखिए 25 का भाग जा रहा है इसमें एक बार और इसमें जा रहा है 4 बार। ठीक है। तो आगे हमारे पास 3/4 प्लस 1/4 एलसीएम 4 आ गया है। तो इस तरफ 3 प्लस 1 कितना आ गया है 4/4। तो कितना आ गया है 1 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया है आंसर हो गया है। ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 5 और 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखिए ए जो है ये तो करता है 10 दिन में कार्य को, बी जो करता है ये 5 दिन में करता है, और सी भी करता है 5 दिन में। अब हमें इनका क्या लेना है एलसीएम लेना है 10, 5, 5 का। तो एलसीएम कितना आ गया है 10, मतलब टोटल कार्य आ गया है 10। अब इस 10 का भाग इस 10 में देंगे, कितनी बार गया है एक बार, इस 10 में देंगे। ठीक है। तो आया है 1। 5 का इस 5 का भाग 10 में देंगे, कितनी बार गया है 2 बार। इस 5 का भाग 10 में देंगे, कितनी बार गया है 2 बार। इसका मतलब क्या है ए एक दिन में एक कार्य करता है, बी एक दिन में 2 कार्य करता है, और सी एक दिन में 2 कार्य करता है। टोटल कार्य कितना है 10 है। तो टोटल कार्य 10 है। ये बोल रहा जब तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें। देखिए जब तीनों लगेंगे तो एक दिन में कितना कार्य हो जाएगा, तो 1 और 2 3 और 3 और 2 5। तो एक दिन में 5 काम होगा। टोटल कार्य 10 है। तो इस काम में अगर एक दिन का काम का भाग दे दूंगा तीनों का, तो हमारे पास दिनों की संख्या आ जाएगी, तो 5 दूनी 10। तो 2 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया है आंसर। एक बेलनाकार छड़ का बाह्य वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 6800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि छड़ की लंबाई 85 सेंटीमीटर है तो छड़ की बाह्य त्रिज्या सेंटीमीटर में हमें ज्ञात करनी है। सुनिए, आपका बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका सूत्र होता है 2πr h होता है। अब देखिए हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा कितना 6800, तो यहां पर लिख दो 6800 बराबर 2 गुणा पाई का मान लेना है 22/7, तो 22/7। आर हमें निकालनी है, तो आर, और एच का मान कितना है, एच का मान है लंबाई, लंबाई को क्या बोलते हैं एच, तो 85 है, तो ये 85 कर दिया। ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए। चलिए तो ये आ रहा है, देखिए 17 के पहाड़ी से 17 चौक 68, 17 का भाग जा रहा है इसमें, और इसमें जा रहा है 17 पंजू 85। 5 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है 80 बार जा रहा है। ठीक है। चलिए 2 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है 40 बार जा रहा है, और इसमें जा रहा है आपका क्या 2 का भाग जा रहा है 11 बार, और इसमें जा रहा है 2 का भाग 20 बार। ये 7 इस तरफ आ जाएगा, क्रॉस होकर के गुणा होगा किसे 20 से, तो 20 गुणा 7, और 11 आ जाएगा इसके नीचे ऐसे, तो 11 आ जाएगा इसके नीचे, बराबर हो गया कितना आर। अब ये कितना हो गया है 140, और 140 में क्या देंगे 11 का भाग देंगे, तो कितना आ गया है 11 एकम 11, बच गए हैं 3 जीरो, 11 दूनी 22, और ये 7 आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा कुछ आएगा, ऑप्शन देखिए ये आ गया ना 12.7, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर 2 हो गया है आंसर। एक पंसारी को क्रम से रुपए 273 और रुपए 176 प्रति केजी कीमत वाले चावल की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए जिससे चावल का मिश्रण रुपए 243 प्रति किलोग्राम का मूल्य हो जाए? देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन है कि दो प्रकार के चीज दे और उनका मूल्य दे, और मिक्स में करके उनका क्या दे मूल्य दे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमेशा एलिगेशन मेथड से करेंगे। तो पहले प्रकार के चावल को तो यहां पर लिख देता हूं, और दूसरे प्रकार के चावल को यहां पर। पहले प्रकार के जो चावल है उनका मूल्य कितना है 273, और दूसरे प्रकार के जो चावल है उनका मूल्य कितना है 176। अब दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों प्रकार के चावलों को, तो मिक्स किए हुए चावल का मूल्य कितना है 243। जो मिक्स वाले चावल का मूल्य होता है उसको बीच में रखते हैं ऐसे। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब क्या कर लेंगे, इस तरफ इनको माइनस कर लेंगे, तो 243 में से 176 निकालेंगे, तो ये 7 और ये 6 67 आ गया है। और इस तरफ इसको माइनस कर लेंगे, तो 273 में से 243 निकाल लेंगे, तो ये कितना है ये 0 और ये 3, ये आ गया इनका अनुपात। ठीक है। 67:30 आ गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है 3 हमारा आंसर हो गया है।
अन्य व्यक्तियों के बीच ₹551 की राशि को 3:19:7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 3 हिस्से, तो पहला अनुपात दूसरा अनुपात तीसरा, और इनका अनुपात कितना रखा है? 3:19:7 ये हमें रखा है। और टोटल राशि कितनी है? 551 है। कितनी है? 551। अभी इस अनुपात को जोड़िए सबको, तो 19 से 3 और 7 इनको सबको ऐड करेंगे तो कितना आ गया है? यह आ गया 29। मतलब इस राशि को 29 भागों में बांटा, किसको? 551 को। तो 29 का भाग दे दीजिए ताकि एक भाग का मान आ जाएगा। ठीक है, ऐसा करने पर एक भाग का मान आ जाएगा। लेकिन हमें पूछा क्या है? सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से हिस्से तो अनुपात में सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? 19, और सबसे छोटा कौन है? 3। इनका अंतर पूछे तो इनमें अंतर कितने का है? तो 19 में से 3 निकालो, कितना आया है? 16। मतलब हमें 16 का मान निकालना, जिसका मान निकालना होता है उसको ऊपर यहां पर गुणा कर देंगे तो 16। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सुनिए, 29 का भाग जा रहा है 551 में, कितनी बार जा रहा है? 29 फिर जा रहा है ये 9 बार, 19 बार गया है। और 19 को हम गुणा करेंगे 16 से, तो ये हो गया 9 छिक 54, और ये हो गया है 30। 304 आ गया है उनका अंतर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो गया है? आंसर हो। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की एक क्लीयरेंस सेल में एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 12,120 था, वह अब 10,302 में बेची जाती है। D% वस्तु पर छूट प्रतिशत है, डी का मान ज्ञात करना है। यानी कि क्वेश्चन में हमें निकालना कि कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। तो देखिए, वस्तु का जो अंकित मूल्य है, यानी जिसको बोलते हैं MRP, अंकित मूल्य, वो कितना है? वो है 12,120 है। और इसको बेचा कितने में? मतलब इसका जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य, वो कितना है? वो आपका है 10,320 है। तो यहां पर कितने की छूट मिली है? तो 12,120 में से 10,320 घटाएंगे तो आ गया है 1,818। इतने की छूट मिली है। और ये छूट किस पर मिली है? ये मिली है अंकित मूल्य पर, 12,120 पर। जिस पर मिली है उसको नीचे रखेंगे तो 12,120। और देखिए, हमें इसको प्रतिशत में बदलना। देखिए, प्रतिशत में हमें पूछा है, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए ऊपर गुणा में 100 लगाते हैं, तो गुणा में ये 100 लग गया है। ठीक है, चलिए अब हल कर लेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया है। 2 का भाग इसमें जा रहा है 5 बार, और 2 का भाग इसमें जा रहा है 6 बार, 0 और 6, 606 बार गया है। अब देखिए, 606 का भाग जा रहा है इसमें 618 में कितनी बार? सॉरी, 1818 में 3 बार जा रहा है। और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया है? 15, और यह आ जाएगा परसेंट। 3 पंजी 15, 15% की उसको क्या मिली है? छूट मिली है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया। एक निश्चित कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 11 दिनों में कर सकता है, और सी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। यदि वे सभी मिलकर कार्य करें तो उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? आइए हल करते हैं। तो जो ए है ये तो कर रहा है कितने दिन में? 6 दिन में। बी जो है ये कर रहा है कितने दिन में? ये कर रहा है 11 दिन में। और सी जो है ये कर रहा है कितने दिन में? 24 दिन में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 6 11 और 24, 6 11 24 इनका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा 264। एलसीएम लेना तो आता ही होगा, नहीं आता है कमेंट जरूर से करना है, ताकि मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब 6 का भाग देंगे किसमें? 264 में, तो कितनी बार गया है? 44 बार। ठीक है, 11 का भाग देंगे 264 में, तो कितनी बार गया है? 24 बार। 24 का भाग देंगे 264 में, तो कितनी बार गया है? 11 बार। ठीक है, मतलब टोटल कार्य 264 है, जिसमें जो ए है ये एक दिन में 44 काम करता है, बी जो है ये एक दिन में 24 काम करता है, और सी है एक दिन में 11 काम करता है। क्वेश्चन में बोला गया है, यदि सभी काम करें, काम कितने दिन में हो जाएगा? तो टोटल कार्य 264 है। ठीक है, अब 44, 24 और 11 इनको जोड़ो, ताकि एक दिन का काम आ जाएगा, क्योंकि एक तीनों एक दिन काम करेंगे ना, तीनों लगेंगे, तो एक दिन में इतना काम होगा। तो 44, 24 और 11,
ये आपके पास हो जाएगा कितना, 79 हो गया है। तो एक दिन में 79 काम होगा, तो इस टोटल कार्य में दे दो भाग 79 का, ताकि दिनों की संख्या आ जाएगी। तो 264 बटे 79 दिन, इतने दिन लगेंगे, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, पहला ही हमारा आंसर हो गया है। किसी संख्या के 48% का 2% उस संख्या का कितना प्रतिशत है। तो मैं वो संख्या नहीं दे रखी है, तो मैं वो संख्या क्या मान लेता हूं, 100 मान लेता हूं। अब इस 100 का हमें क्या निकालना, 48%। तो 48 और परसेंटेज का साइन हटाते ही बटे में 100। फिर इसका भी निकालना है 2%, तो इसका निकालेंगे तो 2 और परसेंटेज का साइन हटाते ही बटे में 100, ठीक है। अब देखिए 100 से तो 100 कट गया है। अब 48 को 2 से गुणा करूंगा कितना आ गया है, 96। और बटे में 2 जीरो, तो राइट साइड में 2 अंक छोड़ दूंगा, तो 2 अंक छोड़ दो तो यहां पर पॉइंट लग जाएगा, तो यह गया पॉइंट 56। अब ये पूछा, ये जो पॉइंट 56 है ना, जो हमने संख्या मानी थी 100, ये कितना प्रतिशत है उसका। तो पॉइंट 56 और तुलना किससे करा, उस संख्या से। वो संख्या हमने क्या मानी थी, 100, तो 100। अब इस संख्या को हमें प्रतिशत में बदलना है। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए ऊपर गुणा में 100 लगाते हैं, तो गुणा में 100। अब देखिए 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना आ गया है, 0.56, और यह आ जाएगा परसेंट, इतना है वो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, 3 हमारा आंसर हो गया। 0.56 लिख दे या फिर 0.56, एक ही बात है। 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभकार बॉक्स में रखी जा सकने वाली प्लास्टिक छड़ की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। देखिए जब भी ऐसे पूछे कि घनाभकार बॉक्स में रखी जा सकने वाली अधिकतम छड़, या उसका विकिरण पूछे, तो विकिरण पूछेगा तो भी विकिरण निकालेंगे हम, ठीक है। ऐसी स्थिति में तो विकिरण का सूत्र होता है, घनाभ के विकिरण का वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल यहाँ पर है लेंथ मतलब लंबाई, बी यहाँ पर है ब्रिथ मतलब चौड़ाई, और एच है हाइट मतलब ऊंचाई, मतलब इसकी विमाएं हैं वो है सब, ठीक है। चलो तो रख दो। एल मान लेता हूं पहला जो 20 है, तो 20 का करेंगे स्क्वायर तो 400, प्लस फिर 20 है दोबारा मतलब ब्रिथ है ये, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, प्लस एच कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब इसको ऐड कर लेंगे, तो 400 और 400 800, 800 और 9 900। अब हमें ये अंडर रूट हटाना है, तो क्या करेंगे, हम 900 का वर्गमूल लेंगे। तो 900 किसका स्क्वायर है, 30 का, तो 30 आ जाएगा बाहर। तो 30 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। इतनी लंबी क्या रखी जा सकती है, छड़ रखी जा सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। मनीष ने एक निश्चित धनराशि को 3% वार्षिक साधन ब्याज की दर से निवेश किया। यदि उसे 2 वर्षों के बाद 22,578 ब्याज प्राप्त होता है, तो उसके द्वारा निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि बोल दे या फिर मूलधन पूछ ले, वो हमें निकालना है। तो साधन ब्याज का सूत्र क्या होता है, वो होता है एस आई बराबर, मतलब साधन ब्याज बराबर पी आर टी बटे में 100 होगा। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल अर्थात मूलधन, आर का मतलब होता है रेट मतलब दर, और टी का मतलब होता है साइन समय, टाइम समय। तो हमें क्या दे रखा है, ऐसा ही दे रखा, मतलब साधन ब्याज दे रखा ना, ये दे रखा 22,578। तो इसकी जगह यहाँ पे लिख देंगे 22,578 बराबर पी। पी तो हमें निकालना, वो धनराशि मूलधन निकालना, तो पी तो हमें निकालना, तो पी को ऐसा कैसा रख दो। रेट कितनी दे रखी है, तो दर दे रखी है 3%। जो रेट आती है वो परसेंट में दे रखी होती है ऑप्शन क्वेश्चन में, ठीक है। तो 3, और टाइम हमें दे रखा कितना, ये दे रखा 2 वर्ष, तो 2, और बट्टे में क्या लगा देंगे 100। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 3 का भाग इसमें जा रहा है कितनी बार, 7 बार, 5 बार, 2 बार, 6 बार। अब 2 का भाग इसमें जा रहा है कितनी बार, 3 बार, 7 बार, 6 बार और 3 बार। और ये 100 इस तरफ इससे गुना हो जाएगा क्रॉस होकर के, तो P का मान क्या जाएगा, तो P बराबर आ जाएगा 37 63, और 2 जीरो लास्ट में वो लग जाएंगी। ये हमारे पास आ गया उसका क्या प्रिंसिपल अर्थात धनराशि आ गई है 3,76,300। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भाई साहब, 2 हमारा आंसर हो गया। यदि रुपए 9,40,000 की राशि को 2% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। तो कितनी राशि दी गई ब्याज पर,
वो दी गई है 9,40,000, ये राशि दी गई है ब्याज पर। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास मूलधन है। अब हमें क्वेश्चन में ये बोला कि अद्वार्षिक रूप से की जानी है चक्रवर्ती ब्याज। देखिए, जब अद्वार्षिक रूप से पूछता है तो आपका समय क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। और देखिए समय यहां पर कितना रखा, 1 साल, तो समय कितना हो जाएगा, डबल। तो कितना, 2 वर्ष हो जाएगा। जितना समय होता है उतना लाइन खींच देंगे, तो 2 वर्ष के लिए पूछा है तो 2 लाइन खींच दिया है। अब अद्वार्षिक पूछता है तो आपका जो दर भी है वो आधी हो जाएगी, तो दर यहां पर कितनी है, 2, तो 2 की आधी कर दो तो 1 हो जाएगी, तो 1% हो जाएगी। और देखिए 1% को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, और परसेंटेज का साइन हटाते ही बटे में 100, ऐसे लिख देंगे। अब इसको लिख देंगे प्रत्येक लाइन पर, तो 1/100 यहां पर लिखेंगे और 1/100 ही यहां पर लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे, अब क्या करेंगे, 9,40,000 का 1/100 निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 1/100, और किसका निकालेंगे, 9,40,000 का, तो 9,40,000, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आ गया है, 1 को 94 से गुणा करेंगे 9400 आ जाएगा, तो यहां पर भी 9400 आएगा है, और यहां पर भी 9400 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस 9400 पर यहां पर ब्याज लगेगा कितना, 1/100, तो 1/100 निकालेंगे कैसे, 1/100, और किसका निकालना है, 9400 का, तो ये 9400, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया है, 94 रुपए आ गया है। अब ये हमारे पास टोटल क्या आ गया है, ब्याज आ गया, तो इसको ऐड कर लीजिए। तो 0 0, 4 दूनी 8, और 9 दूनी 18, और 94 ये हो जाएगा, तो टोटल ब्याज कितना हो गया, 18,894, ये आ गया हमारे पास क्या, चक्रवर्ती ब्याज, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, पहला ही हमारा आंसर। सलील 168 कुर्सियां बेचता है और उसे 68 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, उसके द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए उसने 168 बेचा कुर्सियां, तो 68 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, उसको लाभ प्राप्त हो रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, सीपी। सीपी कैसे निकालेंगे, टोटल कितनी कुर्सियां बेची हैं, 168 है, और इसमें से माइनस करेंगे जो कितना विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है वो माइनस कर देंगे, लाभ होता है तभी घटाते हैं, तो 68 माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया, 100, क्या गया है, 100 आ गया है। ठीक है, अब सुनिए, जब 100 वस्तुओं को बेचा तो उसको 68 रुपए का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, तो 68 रुपए का लाभ हुआ है। और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं, 68 का लाभ हुआ है ना, और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 100 है, और इसको प्रतिशत में बदलना है, क्योंकि प्रतिशत में आंसर लाना है, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं, ऊपर गुणा में 100 लगाते हैं, तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया है, 68% का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया है आंसर। दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए, और ये में व्यंजक हमें ये दे रखा है, तो यहां पर है 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो आपने एक सूत्र पढ़ा हुआ क्या, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये पढ़ा होगा ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ऐसे पढ़ा होगा। तो ऐसे 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर को ऐसे खोल लेंगे, तो कैसे खोल लेंगे, 17+8 गुणा, ये हो जाएगा 17-8, 17-8 ये हो जाएगा, और इसके ऊपर फिर घात है 3/2, ठीक है, और गुणा 512 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 512 को ऐसे लिखता हूं 8 गुणा 8 देखिए इनको गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 512, तो इसको क्या लिख सकता हूं, 8 की घात 3 लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसके लिए देता हूं 8 की घात 3, और इसके ऊपर भी फिर घात है 2/3, और भाग है। अब देखिए ये घात किसमें है, माइनस में है, तो जब घात को प्लस बनाना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली संख्या वो ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, ऐसे जाएगी, तो 4/1, और अब घात हो जाएगी प्लस की, तो 3 हो गया है। ठीक है, चलिए तो अब 17 में 8 जोड़िए तो कितना हो गया है, 25 गुणा 17 में 8 निकालो तो कितना हो गया है, 9, और इसके ऊपर घात कितनी है, 3/2 है, और गुणा, अब देखिए ये 3 से 3 कट जाए, अब 8 की घात 2 है, तो 8 की घात को 2 का मतलब क्या है, 8 को 2 बार गुणा करूंगा, तो अंटे अंटे 64, और भाग। अब देखिए ये भाग का चिन्ह है, तो ये ऐसा कैसे लिख दो, एक बात 4, अब 25 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 225 आएगा, ये आ जाएगा 225। ठीक है, अब इस 225 को मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना,
15 इंटू 15, देखिए 15 को 15 से गुणा करूंगा तो 225 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं, 15 की घात 2 लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं इस 225 की जगह लिख देता हूं 15 की घात 2। तो 15 की घात 2 और इसके ऊपर की घात कितनी है, 3/2। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब 15 की घात 3 है, तो इस 15 की घात 3 का मतलब क्या, क्या लिख दो इसको, तो मैं इसको साफ कर देता हूं, तो 15 की घात 3 हो जाएगा, है ना। तो 15 का 3 का मतलब 15 को 3 बार गुणूंगा, तो 15 इंटू 15 इंटू 15, ठीक है। और इंटू 64, सॉरी यहां पर घात 3 है ना, तो 3 और 64। अब देखिए इस भाग के चिन्ह को मैं गुणा में बदलूंगा, तो गुणा गुणा में बदलूंगा तो ये 4 आ जाएगा नीचे, तो 1। और देखिए 4 की घात 3 है, तो 4 को 3 बार गुण करूंगा तो वो 64 आ जाएगा, तो 64। देखिए 64 से 64 कट गया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, केवल ये बचा है। तो 15 इंटू 15 इंटू 15, इनको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखिए ये आ गया है 25, फिर ये आ गया है लास्ट में 5 आएगा। तो लास्ट में 5 किसके, तो वो आ जाएगा 3375 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप समझ में आ गया। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 854 है, दुकानदार वस्तु की खरीद पर 28% की छूट देता है, इस प्रकार उसे 12% का लाभ प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो सबसे पहले में 28% को हल करते हैं, तो 28 और परसेंटेज का साइन हटाते ही बटे में 100 आ जाएगा। अब देखिए 4 के पहाड़ी से 7 बार और 4 के पहाड़ी से 25 बार, तो ये कितना गया है 7/25। अब नीचे जो है ये क्या क्या है, यहाँ पर अंकित मूल्य से तुलना करा ना, अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है, तो 25 अंकित मूल्य है जिसको बोलते हैं एमआरपी, तो एमआरपी हो गया है, एमआरपी तो हो गया कितना 25, ठीक है। अब ऊपर ये क्या दे रहा है, क्या बोल रहा है, ऊपर छूट दे रखा है, ये 7 रुपए की छूट दिया है, तो 25 में से 7 रुपए की छूट दे दिया है, तो कितने में बेचा है उसको, मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा जिसको बोलते हैं एसपी। तो 25 में से 7 घटा दीजिए तो 18 आ गया है। तो ये एमआरपी और एसपी क्या आ गया है, अनुपात आ गया है, ठीक है। अब ऐसे ही हम हल कर लेंगे किसको, 12% को, तो 12 और परसेंटेज का साइन हटाते ही बटे में 100। देखिए 4 के पहाड़ी से 3 बार और 4 के पहाड़ी से 25 बार, तो ये कितना आ गया है 3/25। देखिए ये लाभ हो रहा है 12% का, मतलब यहां पर जो 25 है ये क्या है, ये है क्रय मूल्य, तो यहां पर जिसको बोलते हैं सीपी क्रय मूल्य वो 25 है। अब 25 रुपए है और 3 रुपए के लाभ पर बेचा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लाभ पर बेचा है, तो कितने बेचा होगा, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो एसपी कितना हो जाएगा, तो 25 में 3 जोड़ो तो 28 रुपए में बेचा है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब सुनिए, अब हम लिखते हैं एमआरपी, एमआरपी अनुपात एसपी, वो तो कितना दे रखा है, वो तो दे रखा है 25/18। और फिर हमें दे रखा है एसपी, देखिए कॉमन है ना, कॉमन को ऐसे क्रॉस में लेंगे तो एसपी को दोबारा दे रखा है ना, यहाँ पर एसपी लिखेंगे अनुपात सीपी, ऐसे लिखेंगे इसको कॉमन वालों को, बराबर एसपी का मान कितना है 28 और सीपी का मान कितना है 25। देखिए कट रहा है ना ये, 25 से 25 कट गया एक बार, और ये 2 के पहाड़ी से कितने बार कट गया है 14 बार, और 2 के पहाड़ी से 9 बार। अब हम अनुपात निकाल लें, तो एमआरपी अनुपात एसपी अनुपात सीपी का निकाल लेंगे तो कितना जाएगा, तो 14 को 1 से गुणा करेंगे तो आ गया है 14, ये तो आ गया है एमआरपी, एमआरपी का। अब एसपी का निकालेंगे तो 14 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 चौके 36, 9 और 3 12, 126 आ गए अनुपात। अब निकालें सीपी का, मतलब क्रय मूल्य का, तो 9 को 1 से गुणा करेंगे तो आ गया है 9। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, वो दे रखा है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य एमआरपी यहाँ पर कितना है 14, मतलब 14 का मान दे रखा उसने कितना 854। हमें क्या पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है 9, तो 9 का मान हम निकाल लेंगे तो 854, जिसका मान रखा उसको रखेंगे नीचे तो 14, और जिसका मान निकालना होता उसको ऊपर गुणा कर देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए 14 6 गए 84, 6 बार और 14 एकम 14, 61 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 6 54, तो 549 आएगा उसका क्या क्रय मूल्य आएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया है आंसर। 5230 की राशि एबीसी के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए के
हिस्से तथा B और C के संयुक्त हिस्से का अनुपात का 3:2 है और C को A और B के संयुक्त हिस्से का भाग प्राप्त 2/8 होता है। A और B के हिस्से का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो हमें पहले दे रखा क्या, A अनुपात B प्लस C का दे रखा कितना, वो दे रखा हमें 3:2 दे रखा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या बोला अगला, कि जो C को है ना वो प्राप्त मिलता है इसका हिस्सा A और B के संयुक्त हिस्से का 2/8। तो ऐसे बोल रहा है C को प्राप्त होता है A प्लस B का, A प्लस बी का, इसका प्राप्त होता है कितना, इसका प्राप्त होता है 2/8, तो 2/8 प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए 2 के पार्शियल हो रहा है 1 बार और ये 4 बार। ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया है, अब देखिए A प्लस बी को इसके नीचे ले आऊंगा, C के नीचे, तो A प्लस बी ऐसे ले आऊंगा, तो यहां से A प्लस बी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, C का मान 1 आ जाएगा और A प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहां पर लिख दूं C अनुपात A प्लस बी का जो अनुपात है वो आया कितना, 1:4 आया है। ठीक है, अब सुनिए हमारे पास A का मान तो कितना आ गया है 3, तो A लिख दूं, A के नीचे 3 लिख देता हूं अनुपात। अब देख C का मान कितना है 1, तो यहां पर लिख देता हूं C और अनुपात 1। अब B का निकाल लें, तो B का कैसे निकाल लेंगे, देखिए B का हम निकालते हैं। तो देखिए ये A प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का मान कितना है, देखिए 5 है। अगर इस 5 में मैं A और C इन दोनों का निकाल दूं, इन दोनों का मान कितना है 4, तो 4 घटा दीजिए इस 5 में से, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल राशि कितनी है, 5230 है। इसको बांटना है और ये बताना है कि A और B के हिस्से का अंतर बताना है हमें। चलिए तो यहां पर देखिए अनुपात को जोड़िए, 3 और 1 4, 1 5, मतलब 5 भागों में बटा हुआ है, तो 5 का भाग दीजिए ताकि 1 भाग का मान आ जाएगा। अब हमें क्या पूछा है, A और B के हिस्से का अंतर, A का मान कितना है 3 और B का मान कितना है 1, तो 3 में से 1 घटाओ कितना आया है 2, 2 का अंतर आया तो 2 का मान हम निकाल लेंगे। 5 का भाग इसमें कितनी बार गया है, 1 बार 0, और ये चला गया कितनी बार, 4 बार और 6, और 1046 को गुणा कर लेंगे 2 से, तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9 और 0, और ये हो गया है 2, तो 2052 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो गया है आंसर। एक बाइक 1 सेकंड में 17 मीटर चलती है, इसकी चाल किलोमीटर पर आवर में हमें ज्ञात करनी है। तो चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है हमारे पास दूरी और बटे समय होता है। ठीक है, चलो तो दूरी तो हमें दे रखी कितनी, 17 मीटर, तो 17 बटे समय हमें दे रखा है क्या, 1 सेकंड, तो 1 रख दिया है। अब देखिए जब ये चाल आएगी तो हमारे पास ये किस में आएगी, तो 1 का भाग देना है 17 में, तो ये आ गया 17। ये चाल किस में आई है, ये आई है मीटर पर सेकंड में आई है, लेकिन हमें लाना किस में है, किलोमीटर पर आवर में। देखिए जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो हम उसको 18/5 से गुणा करते हैं, तो इसको 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब 17 को 18 से गुणा करिए तो, या फिर भाग दे लीजिए, यहां पर 18 में भाग देना है तो 3 बार और 6 बार, और 3.6 को हम 17 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 7×6=42, और ये पॉइंट, और ये हो गया है 61, और ये आ जाएगा किलोमीटर पर आर आ जाएगा, तो 61.2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया है। अब आपको पता क्या करना है, देखिए आपको पता यह करना है कि जब मीटर पर सेकंड में हो चाल, तो इसको जब किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं, किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो किससे गुणा करेंगे, गुणा करेंगे 18/5 से। ठीक है, और जब किलोमीटर पर आवर को बदलना किस में है, मीटर पर सेकंड में, तो किससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे 5/18 से गुणा करेंगे।